श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी के इस विशेष सेगमेंट मार्गदर्शन में। मैं हूं अशोक पांडे और आज मार्गदर्शन में जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, न सिर्फ अध्ययन के लिए, विशेषज्ञता के लिए या रोजगार के अवसरों के लिए, बल्कि हमें सामान्य जीवन जीने के लिए उस विषय की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। वो विषय है विधि, जिसे हम लॉ कहते हैं। तो लॉ का अध्ययन कोई विद्यार्थी कैसे करे, क्यों करे और उसमें रोजगार के किस तरह के अवसर उपलब्ध हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अंजलि अग्रवाल। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, BHU वाराणसी में। अंजलि जी नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अशोक जी। अंजलि जी, जब हम विधि की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि विधि का अध्ययन क्यों जरूरी है, कोई व्यक्ति क्यों करे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विधि जो है वो न केवल हमारे अध्ययन का ही विषय है, बल्कि हमारे सामाजिक, आर्थिक और दैनिक जीवन से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। आज जैसा कि हम समाज में देख रहे हैं, चारों तरफ बहुत तरीके के क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जैसे फीमेल के प्रति क्राइम। अभी वर्तमान में ही कलकत्ता के हॉस्पिटल में जो घटना घटित हुई, साथ ही में आर्थिक रूप में देखिए या परिवार में देखिए डोमेस्टिक वायलेंस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। तो जो हमारे साथ, महिलाओं के साथ या सामान्य नागरिक के साथ जो भी अपराध हो रहे हैं, उस अपराध को समझना और उस अपराध के लिए सरकार की तरफ से क्या कानून बनाए गए हैं, उसकी जानकारी एक सामान्य नागरिक को होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कानून एक ऐसा विषय है, विधि एक ऐसा विषय है जो कि एक लॉयर को एक बेस प्रदान करता है। सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को जाने बिना एक लॉयर या एक एडवोकेट आगे नहीं बढ़ सकता। यदि हम बहुत सारे विषयों की बात करें तो जैसे इकोनॉमिक्स है या सोशियोलॉजी है या पॉलिटिकल साइंस है, ये सभी एक लॉयर के लिए एक अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि जो घटनाएं आज घटित हो रही हैं वो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनैतिक है। तो उन सभी समस्याओं को कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे उन समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, उसके लिए विभिन्न कानून सरकार के द्वारा बने हैं, जिनके अध्ययन या जिनकी जानकारी के द्वारा हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्रति हुई गलतियां या अपराध को हम खत्म कर सकते हैं या हम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अंजलि जी, मुझे जो लगता है कि विधि का अध्ययन जो आपने बताया, हम अपने अधिकार जान जाएं कि हमारे अधिकार क्या हैं और उन अधिकारों के लिए हमारे कर्तव्य क्या हैं, किस तरह के कार्य करके कौन से अधिकारों की पूर्ति हम कर सकते हैं, वो नियम, कायदे, कानून, इन सबको जानना ही विधि का अध्ययन है। तो विधि के अध्ययन की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, किस स्तर से इसकी शुरुआत हो सकती है? क्या सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना पर्याप्त है, सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेना पर्याप्त है, या भारत सरकार की तरफ से जो नई शिक्षा नीति अभी हाल ही में आई उसमें इस विषय के अध्ययन को लेकर के किसी तरह का कोई बदलाव किया गया है? शुरुआत कैसे की जाए? यस अशोक जी, जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि यदि विधि क्षेत्र में कोई भी छात्र आगे बढ़ना चाहता है तो उसे उसके लिए दो बेसिक, पहले तो क्या है कि उसको ग्रेजुएट होना मस्ट है। अब ग्रेजुएशन के लिए पहले तो LLB जो कि 3 ईयर कोर्स है, जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। LLB ग्रेजुएट होने के लिए किसी भी विषय, चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट का स्टूडेंट हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हो, किसी भी विषय से उसको पहले ग्रेजुएट होना जरूरी है। उस ग्रेजुएट हो जाने के बाद LLB की जो है परीक्षा पास करके कोई भी छात्र ग्रेजुएट हो सकता है। लेकिन वर्तमान दौर, जो एक नया दौर आया है जिसमें इंटीग्रेटेड कोर्स का चलन बढ़ा है और आज जैसे 12वीं के बाद BA LLB एक ग्रेजुएट डिग्री चल रही है, उसी के साथ साथ न केवल BA LLB बल्कि BCom LLB, BTech LLB, BSc LLB भी बहुत सारी संस्थानों में चलाया जा रहा है। जहां तक यदि हम इस इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करें तो BA LLB, BCom LLB, इसके ये जो है 10+2 के बाद यानी क्लास 12th का विद्यार्थी सीधे इस इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकता है। 3 ईयर और 5 ईयर ग्रेजुएशन में ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, मैं ये बताना चाहती हूँ। यदि कोई बच्चा LLB करता है तो उसे किसी भी विषय, जैसा कि मैंने अभी बताया, से पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा, उसके बाद पुनः उसको परीक्षा देकर LLB में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई छात्र या छात्राएं BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BTech LLB करती हैं तो 10+2 के बाद सीधे उनको डायरेक्ट इस कोर्स में दाखिला मिल जाएगा। इससे क्या होगा, LLB करने में उनको जहां 6 वर्ष लग रहा था, 3 साल ग्रेजुएट और 3 साल LLB, इसमें क्या है
5 साल में ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही में जो 2 बार छात्र छात्राओं को एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना पड़ता था, BA LLB BCom LLB में सिर्फ 1 बार एडमिशन पाके वो आगे दाखिला ले सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रवेश की प्रक्रिया है, जो अध्ययन करने में जो समय अधिक लग रहा था, उसको लेकर के सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। एकदम सही, क्योंकि आज के इस दौर में समय का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्द ही चाहती है कि कुछ अर्निंग कर लें, क्योंकि महंगाई का समय है, उनके शौक बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी सरकार जो है इंटीग्रेटेड कोर्स पे ज्यादा फोकस कर रही है। और मेरे को लग रहा है कि ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स है यही लॉ या विधि के क्षेत्र का भविष्य भी है, क्योंकि एक साथ BA प्लस LLB, तो ये जो है हमें लगता है कि आगे आने वाला जो भविष्य है वो इसी इंटीग्रेटेड कोर्स का ही है। अंजलि जी, ये तो रही बात कि हम इस विषय के अध्ययन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और किस तरह के कोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं। अब बात आती है कि अगर हमें प्रवेश लेना है तो प्रवेश की प्रक्रिया क्या है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर या राजकीय स्तर पर ऐसी कोई पात्रता परीक्षा आयोजित होती है जिसके माध्यम से देश के जो चुनिंदा संस्थान हैं जहाँ पर लॉ की पढ़ाई होती है, विधि का अध्ययन करते हैं छात्र छात्राएं, वहां प्रवेश मिल सके? और देश के वो चुनिंदा संस्थान जहां पर इस तरह के प्रवेश की प्रक्रिया है या अध्ययन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो कौन कौन से हैं? जी अशोक जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में लगभग 19 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। उसके अलावा जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे BHU हो गया, या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, या यदि हम प्राइवेट की बात करें तो अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, या ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी है। यदि हम कुछ विश्वविद्यालय की बात करें या कॉलेजेस की बात करें तो उनकी अपनी दाखिल प्रक्रिया होती है, उनका अपना खुद का सेल्फ एडमिशन टेस्ट होता है। लेकिन 19 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और लॉ कॉलेजेस में इस समय क्लैट एक एंट्रेंस परीक्षा होती है जिसको कहते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि राष्ट्रीय स्तर की एडमिशन प्रोसेस है, जिसमें क्वालिफाई करके स्टूडेंट मेरिट के आधार पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में एडमिशन पा सकता है। अभी हाल ही में 3-4 साल पूर्व से जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें, या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर लॉ में जो एडमिशन है वो CUET के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा कई संस्थान हमारे देश में ऐसे भी हैं जहाँ जो परीक्षाएं LSAT के माध्यम से भी एडमिशन कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के एक कॉमन टेस्ट तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, लेकिन इस समय CUET के माध्यम से भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दाखिले की प्रक्रिया करा रही है। और जहां तक आपका ये प्रश्न था कि कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, साथ ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो गया में है, इस समय बहुत अच्छे से चल रहा है। उसी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उसके साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर है, हैदराबाद में है, नोएडा में है। इसके साथ ही राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ बहुत ही फेमस है इस क्षेत्र में। इसके साथ ही पुणे में भी यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो हमारे देश में चारों तरफ विधि संस्थान फैले हुए हैं, जिसमें एक छात्र दाखिला लेके अपने भविष्य को संवार सकते। अंजलि जी, ये तो रही बात दाखिले की प्रक्रिया क्या है, कौन सा परीक्षा पास करनी पड़ती है और कौन कौन से वो विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय हैं जहां से इसके अध्ययन की शुरुआत की जा सकती है। अब हम बात करना चाहेंगे इस क्षेत्र में विशेषज्ञता की। तो स्पेशलाइजेशन जो है, या एक तरीके से अगर हम विधि का वर्गीकरण करें तो कौन कौन से दूसरे अन्य क्षेत्र हैं इस विधि के अंदर जिसमें कोई व्यक्ति, कोई छात्र, कोई छात्रा अपनी विशेषज्ञता अर्जित कर सकता है, हासिल कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि यदि आपको आगे अपने करियर को बनाना है या रोजगार को प्राप्त करना है, तो ये छात्र के लिए मैं कहूंगी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि आखिर किस एरिया को हम सेलेक्ट करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो विधि के अंतर्गत बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ। तो यदि क्रिमिनल लॉ की स्टडी करते हैं तो क्राइम से रिलेटेड एरिया में जा सकते हैं। उसी तरीके से फैमिली लॉ है। फैमिली लॉ में जैसे महिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो महिला के गोद लेने, महिला की संपत्ति से संबंधित, दहेज से संबंधित और घरेलू हिंसा से संबंधित ये मामले पे यदि हमको जाना है तो फैमिली लॉ एक फील्ड हो गई। उसी तरीके से कंपनी लॉ, क्योंकि कंपनी में आजकल बहुत ज्यादा ऑप्शंस खुल गए हैं विधि के छात्र के लिए, कंपनी सचिव के रूप में खुल गए हैं, साथ ही में लीगल एडवाइजर के रूप में भी एक फील्ड आई है। उसके साथ ही बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स जो है, क्योंकि 1991 के बाद से जब से वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ, उसके बाद से बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स हमारे यहाँ
खुल रही हैं, तो प्राइवेट लीगल फर्म की बात हो गई। उसके साथ साथ बैंकिंग लॉ, यदि हमको फाइनेंशियल मैटर से संबंधित फ्रॉड या जो भी धोखेबाजी होती है उसके लिए हमको बैंकिंग लॉ की स्टडी करनी पड़ेगी। आज का युग चूंकि कंप्यूटर का है और कंप्यूटर में आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हैकिंग, हमारे अकाउंट्स हैक कर लिए जा रहे हैं, साइबर अपराध बढ़े हुए हैं। तो इसके लिए साइबर क्राइम या साइबर एरिया हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। उसके साथ ही जैसे 5 वर्षीय कार्यक्रम है, तो 5 वर्षीय कार्यक्रम में जैसे BLLB कोर्स है, तो BLLB कोर्स में शुरू के 2 साल में ह्यूमैनिटीज के 3-4 विषय जो है उसका पढ़ाया जाता है। ये अलग अलग विश्वविद्यालय और कॉलेज में अलग अलग है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे विषय। तो यदि आपको कंपनी सचिव के रूप में आगे बढ़ना है या आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का अध्ययन आपके लिए काफी लाभदायक, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरीके से टैक्स एरिया में यदि आपको प्रैक्टिस करनी है या आगे बढ़ना है, तो उसके लिए टैक्सेशन लॉ है। तो यूं मैं कहूं कि ये एक ऐसा विषय है जो कि अंदर से बहुत गहराई में फैला हुआ है, और एक विषय में अंदर जाकर हम न जाने कितने क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकते। और ये विषय ऐसा है जो हमारी दैनिक जीवनचर्या है उससे जुड़ा हुआ है, हमारे दिन प्रतिदिन की कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ विषय है। बिल्कुल। अंजलि जी, ये तो रही बात विशेषज्ञता की, इस विषय के वर्गीकरण की कि कहाँ हम जो है कौन कौन से स्पेशलाइजेशन हम कर सकते हैं। जब बात आती है हायर स्टडीज की, तो शोध कार्य की, तो ग्रेजुएशन के बाद में या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में हमारे पास रिसर्च के लिए या और हायर स्टडीज में जाने के लिए किस तरह के विकल्प हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेजुएशन में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। अब यदि कोई बच्चा शिक्षण के क्षेत्र में रुचि रखता है या शोध के क्षेत्र में रुचि रखता है, तो उसको ग्रेजुएशन कोर्स LLB या BLLB करने के बाद LLM, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कहते हैं, वो लेना होता है। साथ ही में उसको PhD में एडमिशन लेना पड़ता है। इसके भी प्रोसेस अलग अलग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में डिफरेंट है। जैसे हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें, तो वो एक क्रेट नाम की परीक्षा कराता है अपने लेवल पे और उसके माध्यम से एडमिशन देता है शोधार्थियों को। प्लस जो शोधार्थी पोस्ट ग्रेजुएट के बाद नेट क्वालिफाई होते हैं, उनके लिए अलग सीट होती है। यानी जो नेट क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, उनको शोध में प्रवेश लेने के लिए क्रेट क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है, उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस और विश्वविद्यालय हैं जो अपनी खुद की परीक्षा कराते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि जैसे कि शोध जो होता है उसका मतलब ही होता है कि किए हुए कार्य को मेरे को पुनः से करना है। तो मेरा छात्रों से यह अनुरोध है कि यदि जो भी शोध कार्य वो करें उसमें उनका खुद का योगदान हो। आज हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तरीके के क्राइम बढ़ रहे हैं, बहुत तरीके के विषय ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं। तो जो हमारे पुराने विषय हैं उस पे शोध न करके ऐसे विषय पे शोध करें जिसका जो उनका निष्कर्ष आए वो हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे राष्ट्र के लिए लाभदायक। निश्चित तौर पर समाज में जिस तरह के बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, दिन प्रतिदिन जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन विषयों में किस तरह से विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है ताकि उस तरह के जो अपराध हैं उनको रोका जा सके, उसके जो भुक्तभोगी हैं उनको किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सके और ऐसी घटनाओं को किस तरह से रोका जा सके। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें कार्य करने की आवश्यकता है। अंजलि जी, एक विद्यार्थी या विधि का जो शोधार्थी है, जब उसका अध्ययन पूरा होता है, तो चूंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी है, तो जो वर्किंग क्लास है या हम स्पेशली बात करें युवाओं की, तो सबसे अधिक युवा आबादी का देश होने के कारण रोजगार के अवसर तलाशना इस देश में वाकई में एक बड़ा मुद्दा है। तो विधि के जो विद्यार्थी हैं या जो शोधार्थी हैं जिन्होंने बड़े चाव के साथ इस विषय का चुनाव किया कि हम आगे चल करके इसमें अपना करियर बनाएंगे, तो उनके लिए करियर की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो किस किस तरह की हैं और किन किन क्षेत्रों में हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का जो विजन है कि 2047 तक अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो इस विकसित राष्ट्र को हम तभी बना सकते हैं जब हम यहाँ की युवा पीढ़ी को रोजगार प्रदान करने में सक्सेसफुल हों। और विधि का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जैसा मैंने अभी बताया भी, कि विधि के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनकी स्टडी करके, जिसका विशेषज्ञ होकर हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे रोजगार के बारे में बताती हूँ जिस क्षेत्र में जाकर एक विधि का छात्र रोजगार प्राप्त करके अपने परिवार का और अपने राष्ट्र का
कल्याण कर सकते। जैसे इस समय आज के युवा पीढ़ी के लिए जो विधि के क्षेत्र में रोजगार का सबसे प्रलोभन वाला यदि क्षेत्र जो देखा जा रहा है वो कॉर्पोरेट लॉ है। कॉर्पोरेट जो है बहुत तेजी के साथ कॉर्पोरेट क्षेत्र में विधि सलाहकार के रूप में जो है लॉ स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ रही है। उसमें है क्या चीज, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी चाहती है कि कम समय में ज्यादा सैलरी हमें मिले। धनार्जन किस तरह से अधिक हो सकता है, किस तरीके से अर्जित हो सकता है। और कॉर्पोरेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम रोजगार की बहुत ज्यादा चांसेस भी है, साथ ही में वो अच्छा पेमेंट एंड अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं। इसके साथ ही सरकार की यदि हम बात करें तो सरकार के विभागों में भी वित्तीय सलाहकार की बहुत आवश्यकता है। साथ ही में सरकार जो है वो जुडिशरी की परीक्षा ऑर्गेनाइज करते हैं, साथ ही में सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, जिसको क्वालिफाई करके कोई भी लॉ का स्टूडेंट जो है वो जज भी बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही सम्मानित पोस्ट होती है। साथ ही में वो एक सम्मान की दृष्टि से और अर्थ दोनों की दृष्टि से बहुत अच्छा फील्ड है। उसके साथ ही लीगल एनालिस्ट की भी एक फील्ड है, जिसमें कि जो व्यापारिक फर्में होती हैं या कॉर्पोरेट होते हैं वो लॉयर या लॉ के स्टूडेंट को रखते हैं, जो कि विभिन्न कानून और विभिन्न एक्ट का एनालाइज करने में उस संस्था की मदद करते हैं। साथ ही में जैसा मैंने बताया भी अभी आपको कि कंप्यूटर का युग है और साइबर अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो साइबर फील्ड में रोजगार की संभावनाएं हैं। साथ ही में लीगल जर्नलिस्ट, इस समय मीडिया का युग है और मीडिया में भी क्राइम से रिलेटेड रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में, क्राइम से रिलेटेड मामले को दर्ज करने के लिए भी लॉ स्टूडेंट्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। यदि कोई टीचिंग क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए पीएचडी प्रोग्राम है, पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन के अपनी जीविकोपार्जन कर सकता है। साथ ही में जो हमारे देश के जो भी हमारे सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, वो भी उनके यहाँ भी लीगल एडवाइजर होते हैं, वो अपने यहाँ भी लॉ के स्टूडेंट्स को रखते हैं। उसके साथ ही लॉ फील्ड में एक बहुत ही कॉमन फील्ड है जो कि एडवोकेसी का है, कि कोई भी लॉ स्टूडेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीनियर जज के अंडर में प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन वकालत करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होगी, रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, क्योंकि ये जो विधि का विषय है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही नियमित होता है। तो इसके साथ ही जो है आजकल बहुत सारे नए रास्ते और नए फील्ड भी ओपन हो रहे हैं। आप अपनी प्राइवेट फर्म भी ओपन कर सकते हैं। उसके साथ टैक्स के फील्ड में भी लॉ के स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड है। तो मैं यूं कहूं कि विधि का एक विषय ऐसा विषय है जिसका एक विषय का अध्ययन करके बहुत सारे सब एरिया में विशेषज्ञता प्राप्त करके आपके पास रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। ऐसा मेरे को तो नहीं लगता कि कोई ऐसा दूसरा विषय है जिसमें इतना ज्यादा स्पेशलाइजेशन है और इतनी ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो एक विधि के क्षेत्र में प्रवेश करके, विधि का अध्ययन करके हम किसी भी एरिया में जाके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में भी मदद करे। निश्चित तौर पर अंजलि जी, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी इस विषय के बारे में, इस विषय में किस तरह की विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है उसके बारे में। हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सारे युवा श्रोता और उनके अभिभावक आज अपने रेडियो सेट के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से, कार में, कहीं पर भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तो उन्हें इस विषय के बारे में एक अच्छी जानकारी आज सुनने को मिली। वक्त हो रहा है चूंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो हमारे उन सभी श्रोताओं के लिए जो अभी हमें और आपको सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट के माध्यम से, उन्हें क्या संदेश होगा उन विद्यार्थियों को भी जो इस क्षेत्र में अपना करियर तलाश रहे हैं और उनके अभिभावकों को भी, कि भाई ऐसा नहीं है कि इस विषय के अध्ययन से आपका बच्चा सिर्फ एक काला कोट डाल करके और किसी कोर्ट में जाकर के वकालत करेगा। इसमें असीम और अपार संभावनाएं हैं। तो छात्रों को और अभिभावकों को आज के कार्यक्रम में क्या संदेश होगा? आज के इस कार्यक्रम का मेरा यही संदेश है। पहले तो मैं अभिभावकों को कहूंगी, क्योंकि कहा गया है कि जो बच्चे का संस्कार है वो परिवार से, अपने अभिभावक के द्वारा ही गढ़ा जाता है। तो अभिभावक को मैं ये कहूंगी कि कभी भी अपने जो बच्चे हैं उनके ऊपर सब्जेक्ट का प्रेशर नहीं डालिए। उनको ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए मार्गदर्शन करिए जिससे कि वो अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि मेरा ये अनुभव है कि विधि का छात्र ग्रेजुएट करके हमारे देश के विभिन्न कॉलेजेस में जाके भ्रमण करके आता है और उसके बाद वो LLM करके, PhD करके आगे बढ़ता है, तो
विजन क्लियर होना चाहिए। और ये विजन बच्चे का क्लियर कौन करेगा? निश्चित तौर पे अभिभावक ही करेंगे कि आखिर तुम किस विषय में जाओ कि जहां रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। और यदि छात्रों की हम बात करें तो छात्रों को मैं ये कहूंगी कि वो अपने लक्ष्य को पहले ही निर्धारित कर लें। यदि किसी छात्र ने अपने लक्ष्य को बचपन से निर्धारित किया है कि मैं विधि के क्षेत्र में जाऊंगा, तो विधि के क्षेत्र में भी आखिर किस एरिया में उनका स्पेशलाइजेशन हो, ये भी उनको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यदि लक्ष्य क्लियर नहीं है तो आपका भविष्य भी क्लियर नहीं होगा। तो लक्ष्य निश्चित तौर पे बहुत सारे एरिया हैं, साइबर एरिया है, टैक्स एरिया है, बैंकिंग है, लीगल फर्म्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेसी है, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। लेकिन सुधारने से पहले आपका विजन, आपका लक्ष्य जो है वो निश्चित तौर पे क्लियर होना चाहिए। और समय की आपको विशेष रूप से समय की जो है कीमत को समझना पड़ेगा। बिना समय बर्बाद किए हुए लॉ में अध्ययन करते करते ही आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आपको जुडिशरी में जाना है, आपको एडवोकेसी में जाना है, आपको टीचिंग में जाना है, ताकि आप समय रहते अपने देश का, अपने परिवार का और राष्ट्र का नाम ऊंचा कर सकें। निश्चित तौर पर अंजलि जी आप आई, आपने मार्गदर्शन में हमारे जो श्रोता हैं उनको बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद अशोक जी।